हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। मेरी लाइव वीडियो के बाद मैंने एक लाइव वीडियो की थी जिसमें मैंने पूछा था कि क्या क्लोज टेस्ट के 2017 सीजीएल टीयर 2 के क्लोज टेस्ट को स्टार्ट किया जाए या पहले एरर डिटेक्शन की सीरीज़ को कंप्लीट किया जाए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का सब्सक्राइबर्स का ये कहना था कि क्लोज टेस्ट को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि क्लोज टेस्ट को समझना और उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में। तो मुझे भी सही लगा कि हम क्लोज टेस्ट को स्टार्ट करें और प्रैक्टिस मतलब रेगुलर वीडियोस क्लोज टेस्ट पे बनाएं, ताकि क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना प्रॉब्लमेटिक ना रहे और अच्छा स्कोर आ पाए इसमें। तो ये सी जी एल टीयर 2 2017 के मेंस के पेपर के क्लोज टेस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे सारे के सारे। तो ये फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज़ की। आने वाले टाइम में और वीडियोस आती चली जाएंगी। इनमें हम हर सेशन में हम तकरीबन 15 या 20 क्लोज टेस्ट इंक्लूड करेंगे, मतलब 15-20 क्वेश्चंस, यानी कि तीन, क्योंकि सी जी एल टीयर 2 में 2017 में सारे क्लोज टेस्ट 5-5 क्वेश्चंस वाले थे। प्रीवियस ईयर में 10 क्वेश्चंस वाले भी क्लोज टेस्ट आए, लेकिन 2017 में सिर्फ 5 क्वेश्चंस वाले क्लोज टेस्ट थे। तो हम 15 क्वेश्चंस यानी कि 3 या 4 पैसेजेस, 15 या 20 क्वेश्चंस, 3 या 4 पैसेजेस हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 फेब का पहला पेपर था 2017 का, उसी से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो पहला पैसेज क्लोज टेस्ट है, द एंट्री ऑफ फॉरेन मीडिया हैज़ टू बी डैश बाय स्ट्रिक्ट रूल्स, एनी intention to dash the country politically or economically, or any attempt at cultural dash in order to make the country a slave to the designs of international powers would not be dash. If the foreign media is keen on making a presence on the Indian soil, respect for the country's unity and dash is essential. तो ये एंट्री ऑफ फॉरेन मीडिया से रिलेटेड है, और ये बताया गया है कि फॉरेन मीडिया को नहीं अलाउ किया जाएगा कि वो पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली हमारे कंट्री को स्लेव बनाए, ग़ुलाम बनाए, डोमिनेट करे। और उसको इंडिया की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, यूनिटी को, और जो भी चीज़ें इसके अलावा। तो इससे रिलेटेड पैसेज है। तो पैसेज अगेन क्लोज टेस्ट सॉल्व करने से पहले, सॉल्व करने को शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे पैसेज को पढ़ें। अदरवाइज़ आप कई बार ऑप्शन इस तरह से आएंगे जो ग्रामेटिकली फिट होते होंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से फिट हो रहे होंगे फिल इन द ब्लैंक में, लेकिन क्लोज टेस्ट के पूरे पैसेज के मीनिंग के हिसाब से वो अप्रोप्रिएट नहीं होंगे। तो इसलिए पूरा पढ़ के तब डिसाइड करना ज़रूरी है। पहला फिल इन द ब्लैंक 57 भी आप तब तक सही से बहुत सी बार फॉलो नहीं कर पाएंगे, सही ऑप्शन चूज़ नहीं कर पाएंगे, जब तक कि आपने 61 और फिल इन द ब्लैंक तक और लास्ट पैसेज, लास्ट लाइन तक आपने पढ़ नहीं लिया होगा। तो पढ़िए पहले, सबसे पहले क्लोज टेस्ट को पढ़िए, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्लोज टेस्ट पढ़ लिया है, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो द एंट्री ऑफ फॉरेन मीडिया हैज़ टू बी, अब देखिए ये है कि क्या हैज़ टू बी रिटेन, डिजेक्टेड, रिजेक्टेड। तो देखिए यहाँ पर रिजेक्टेड तो नहीं आ सकता, क्योंकि बात यही हो रही है कि लास्ट लाइन में ये समझाया जा रहा है कि अगर फॉरेन मीडिया को इंडिया में अपना प्रेजेंस बनाना है तो यहाँ की कंट्री की यूनिटी को और को मानना ज़रूरी है। तो इस सेंस में रिजेक्टेड तो नहीं है। एंट्री को, जो सबसे बेस्ट वर्ड है यहाँ पर, जो सेंस भी बना रहा है, ग्रामेटिकली भी सही है, कि इट हैज़ टू बी गवर्नड। गवर्नड का मतलब रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से कंट्रोल करना। तो एंट्री ऑफ फॉरेन मीडिया को गवर्न करना है, स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए उसके लिए। तो गवर्नड ही यहाँ पर मेक सेंस। रिजेक्टेड डजेंट मेक सेंस। डिजेक्टेड, तो डिजेक्टेड भी, रिजेक्ट करना, डिजेक्शन, इट डजेंट मेक सेंस। रिटेन, हैज़ टू बी रिटेन्ड, रिटेन्ड तो है ही नहीं। अभी कोई चीज़ रिटेन तो तब होती है जब कोई चीज़ पहले से होती है। अभी तो यहाँ यही बात हो रही है कि एंट्री एक तरह से नहीं हुई है सही तरीके से, तो उस एंट्री को जो है क्या करना पड़ेगा, गवर्न करना पड़ेगा स्ट्रिक्ट रूल्स से। तो 57 का फर्स्ट फिर है,
एनी इंटेंशन टू डैश द कंट्री पॉलिटिकली। तो इसमें आपको ऑप्शन क्या है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में ग्रैपल, स्क्रपल या स्ट्रिपल में से बहुत से लोग ग्रैपल या स्ट्रिपल या स्क्रपल का मतलब नहीं जानते होंगे, लेकिन कंपैरेटिवली ज़्यादातर लोग इन तीन ऑप्शंस के मुकाबले में क्रिपल को जानते होंगे। क्रिपल का मतलब लंगड़ाना या किसी को मूवमेंट को अफेक्ट करना, नेगेटिवली अफेक्ट करना। तो इंटेंशन, एनी इंटेंशन टू क्रिपल द कंट्री पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, ये सेंस बना रहा है कि कोई भी किसी का इंटेंशन होगा जो कि क्रिपल करने का होगा किसी कंट्री को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, या कल्चरल समथिंग, कल्चरल डोमिनेशन या इस तरह का कोई वर्ड होगा। टू मेक द कंट्री अ स्लेव टू द डिजाइंस ऑफ इंटरनेशनल पावर्स वुड नॉट बी समथिंग, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, टॉलरेट नहीं किया जाएगा, समथिंग लाइक दैट होगा। बगैर देखे भी ऑप्शन हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पर एनी इंटेंशन टू क्रिपल ही यहाँ पर सेंस बना रहा है वैसे भी, क्योंकि आपको स्ट्रिपल, स्क्रपल और ग्रैपल का मतलब भी नहीं पता है, तब भी क्रिपल यहाँ पर सेंस बना रहा है, तो आप टिक कर सकते हैं। अगर आपको मीनिंग पता है ग्रैपल के और स्क्रपल के और स्ट्रिपल के, जो कि मेरे हिसाब से आपको अभी तक नहीं आते थे, मुझे भी, मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, मुझे भी नहीं आते थे, लेकिन यही चीज़ है कि क्लोज टेस्ट जब आप सॉल्व कर रहे हैं, पुराने क्लोज टेस्ट सॉल्व करें, तो उनमें जो पैसेजेस में नए वर्ड आए और जो ऑप्शंस में नए वर्ड आए, उनको ज़रूर लिख रहे हैं। हो सकता है कि पैसेज ना आए एग्ज़ाम में आपके दोबारा यही पैसेज, लेकिन इनमें जो ऑप्शंस में या पैसेज में वर्ड्स हैं, वो हो सकता है रिपीट हो जाएं इन द फॉर्म ऑफ वोकेबलरी, सिनोनिम में, एंटोनिम में, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्रैपल का मतलब होता है किसी से इंगेज इन अ क्लोज फाइट, क्लोज फाइट में इंगेज करना, स्ट्रगल करना, ये ग्रैपल कहलाता है। स्ट्रिपल जो है वो कहलाता है हेजिटेट और टू बी रिलेक्टेंट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ में आप हेजिटेट कर रहे हैं या रिलेक्टेंट है किसी चीज़ के बारे में, तो स्क्रपल कहलाता है। और स्ट्रिपल जो है मेक अ सरफेस विद न्यूमरस स्मॉल डॉट्स, किसी सरफेस, एक ऐसी सरफेस बनाना जिसमें बहुत छोटे छोटे न्यूमरस स्मॉल डॉट्स हों, छोटे छोटे डॉट्स हों, तो उसको स्ट्रिपल कहते हैं। तो स्ट्रिपल भी कोई सेंस नहीं बनाता, स्क्रपल भी कोई सेंस नहीं बनाता, ग्रैपल भी यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनाता, इसलिए क्रिपल यहाँ पर सही होता है। फिर है एनी इंटेंशन टू क्रिपल द कंट्री पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, और एनी अटेम्प्ट एट कल्चरल क्या, एट कल्चरल इम्पीरियलिज्म। वैसे यहाँ पर कॉलोनियलिज्म ज़्यादा बेहतर वर्ड होता, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से इम्पीरियलिज्म, क्योंकि इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? वैसे तो इम्पीरियलिज्म का मतलब रूल बाय एन एम्परर होता है, लेकिन कल्चरल इम्पीरियलिज्म का मतलब कल्चर का इम्पीरियलिज्म, मतलब कल्चर डोमिनेट करे, फॉरेन फॉरेन कल्चर हम पे डोमिनेट करे, जो काफ़ी हद तक कर भी रहा है। वेस्टर्न, न सिर्फ अब वेस्ट वैसे तो पॉलिटिकली हम पे डोमिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन कल्चरली थ्रू हॉलीवुड और पहनावा, ड्रेसिंग और वो सब कुछ, लैंग्वेज, हमें इंग्लिश भी सीखनी पड़ रही है, तो एक कल्चरल डोमिनेशन है, कल्चरल इम्पीरियलिज्म है एक तरह का ये भी। तो इसको कल्चरल इम्पीरियलिज्म को, इन ऑर्डर टू मेक द कंट्री अ स्लेव टू द डिज़ाइंस ऑफ इंटरनेशनल पावर्स, यानी कि इंटरनेशनल पावर्स के हाथों की कठपुतली या उनके प्लान के हिसाब से, उनकी साजिश के हिसाब से, कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत हमें अधीन बनाने की जो उनकी साजिश है, वो क्या नहीं की जाएगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो टॉलरेटेड ही यहाँ पर ऑप्शन बनता है नेक्स्ट में। तो अच्छा, इस पे एब्सेंटिज्म का मतलब कोई एब्सेंट होने से रिलेटेड है, गायब रहना, एब्सेंटिज्म। क्लोनिज्म क्लोन से रिलेटेड हो जाएगा। डोगमेटिज्म असर्टिवनेस, डोगमेटिज्म का मतलब आप कहीं पर भी जो है आप डटे हुए हैं अपनी बात पे, डोगमेटिक हैं, यानी कि आप क्वेश्चन, आप सोचते नहीं हैं, जो है मतलब कोई चीज़ मान ली तो मान ली, सोचना ही नहीं, तो वो डोगमेटिक माइंड कहलाता है। यहाँ पर नेक्स्ट उसमें जो है 60 में वो टॉलरेटेड ही आता है, वुड नॉट बी टॉलरेटेड, क्योंकि अबेट का मतलब होता है किसी चीज़ का लेस इंटेंस हो जाना, सबसाइड कर जाना, दब जाना। कॉन्फिस्केटेड का मतलब जब्त करना किसी चीज़ को। एसिमिलेटेड का मतलब एसिमिलेट कर लेना, मिला लेना। तो वुड नॉट बी टॉलरेटेड ही यहाँ पर होता है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर है
If the foreign media is keen on making a presence on the Indian soil, respect for the country's unity and सिंपली ये तो आसान भी है 61 कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी मतलब एकता, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। इसमें एक चीज़ है जो मैं पूछता भी हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हैं तो सिमिलर से कॉन्सेप्ट्स, लेकिन एकता और अखंडता में क्या फ़र्क होता है। देखिए, एकता जो होती है वो लोगों में होती है, क्योंकि लोग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उनको एक करना पड़ता है, यूनाइट करना पड़ता है किसी एक आइडिया के तहत, किसी एक कॉन्सेप्ट के तहत, किसी एक तरीके से। लेकिन जो लैंड होती है वो जो है या तो डिवाइडेड हो सकती है या यूनाइटेड हो सकती है। तो यूनाइटेड को क्या कहते हैं, उसकी इंटीग्रिटी, अखंडता, यानी कि उसको जो है तोड़ा नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं किया जाएगा। तो लैंड के लिए हम इंटीग्रिटी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं और पीपल के लिए हम यूनिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। वल्नरेबिलिटी मतलब किसी का वल्नरेबल होना, यानी कि प्रोन होना, किसी डेंजर के सामने वीक होना, कमज़ोर होना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही से है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लोज टेस्ट समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट है, आवर रेपुटेशन एंड इमेज इज़ मोस्ट डेफिनेटली डिटरमाइंड बाय आवर डैश एंड ऑल्सो आवर dash tend to be habit forming in what we have a dash to act in a particular manner. Hence, most people are dashed by their deeds and seem to have little control over their actions. We usually act according to or in response to our surroundings, our circumstances and environment, which to a great extent dash our priorities and objectives. तो हमारी reputation और image is most definitely determined by our, तो आगे भी पता चल रहा है कि वैसे भी सिंपली है कि हमारी रेपुटेशन और इमेज किस चीज़ पे बेस होती है, वो हमारी डीड्स पे होती है, हमारे कर्मों पे होती है। हम अच्छे काम करते हैं तो हमारी रेपुटेशन और इमेज अच्छी बनती है, हम ख़राब काम करते हैं तो हमारी इमेज और रेपुटेशन नेगेटिव जाती है। ब्रीड, ब्रीड तो वैरायटी या स्टॉक, नस्ल, ब्रीड, कुत्तों की ब्रीड, जानवरों की ब्रीड। क्रीड जो होता है वो सिस्टम ऑफ बिलीफ, आपकी कास्ट, आपकी क्रीड। तो क्रीड में क्या आता है, आपकी रिलीजियस बिलीफ को क्रीड कहते हैं। फिर है ऑल्सो अवर डैश टेंड टू बी हैबिट फॉर्मिंग। हमारा के जो डैश होता है वो हैबिट फॉर्मिंग होता है। तो हमारी क्या चीज़ हैबिट फॉर्मिंग होती है। अब यहाँ पर आपको वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। तो जो हमारी प्री डिस्पोजिशंस होती हैं, जो हमारी प्री डिस्पोजिशंस होती हैं वो टेंड टू बी हैबिट फॉर्मिंग, वो हमारी हैबिट बनाने लगती हैं। प्री डिस्पोजिशंस का मतलब क्या है कि कोई चीज़ आप, प्री डिस्पोजिशन का मतलब ससेप्टिबिलिटी, टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, आप किस तरफ आपका झुकाव है, किस तरह से आप सोचते हैं, वो आपका प्री डिस्पोजिशन कहलाता है। तो जो आपके प्री डिस्पोजिशंस होते हैं वो क्या होते हैं, हैबिट फॉर्मिंग होते हैं। ठीक है, क्योंकि बाइसेक्शन का मतलब किसी चीज़ को दो हिस्सों में काट देना। एवोकेशन का मतलब हॉबी या माइनर ऑक्यूपेशन अगर आपका कोई है, और एक्टिंग भी यहाँ पर डजेंट मेक सेंस। ठीक है, तो ऑल्सो अवर predispositions tend to be habit forming in that we have a dash to act in a particular manner। हमारी we have a dash to act, तो हमारी क्या होती है, हमारी प्रोपेंसिटी होती है। यहाँ भी आपको मतलब पता होना चाहिए कि प्रोपेंसिटी होती है। प्रोपेंसिटी का मतलब किसी चीज़ में टेंडेंसी और इंक्लिनेशन, ये भी प्रीडिस्पोजिशन का क्या है, एक तरह से सिनोनिम है। तो आपकी जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, इन दैट वी हैव अ टेंडेंसी टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो टेंडेंसी के लिए जो वर्ड है वो प्रोपेंसिटी यहाँ पर रहता है। विस्कोसिटी तो किसी चीज़ का कितना, लिक्विड की विस्कोसिटी होती है, हम साइंस में पढ़ते हैं, कितना गाढ़ा है कोई लिक्विड। इमेंसिटी तो किसी चीज़ के बहुत बड़े होने से है। वर्चुअसली तो अच्छी कोई चीज़ अच्छे तरीके से की जाए, अच्छे नियत के साथ की जाए तो वो वर्चुअसली कहलाती है। तो हैंस मोस्ट पीपल आर डैश बाय देयर डीड्स एंड सीम टू हैव लिटिल कंट्रोल ओवर देम। ज़्यादातर लोगों आर डैश बाय देयर डीड्स, और उनका कंट्रोल अपने एक्शंस पे बहुत कम होता है। तो यहाँ पर बताते हैं, तो यहाँ पर सिंपली यही है कि शेप्ड
कि लोगों का जो होता है, हैंस मोस्ट पीपल आर शेप्ड बाय देयर डीड्स, लोग जो हैं वो ढल जाते हैं, वो शेप्ड हो जाते हैं अपनी डीड्स की वजह से, बाय देयर डीड्स, और उनका एक्शंस पे जो है कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। शेप्ड यहाँ पर आएगा, सॉरी, शेप्ड, ठीक है, शेप्ड बाय देयर डीड। वी यूजुअली एक्ट अकॉर्डिंग टू और इन रिस्पॉन्स टू अवर सराउंडिंग्स, हम अपने आसपास के को देख के, सराउंडिंग्स को देख के, सरकमस्टांसेस को देख के एक्चुअली में एक्ट करते हैं। तो हमारा अपना कंट्रोल नहीं होता अपने डीड्स पे, बल्कि हम ढल जाते हैं हालात के हिसाब से। तो इस वजह से भी शेप आता वहाँ पर। तो इसलिए भी है कि आप आगे के पैसेजेस को पढ़ेंगे तो पीछे का और क्लियर होगा कि आपने जो सेलेक्ट किया वो सही सेलेक्ट किया क्या नहीं किया। इसीलिए पहले पूरा पैसेज पढ़ के ही सॉल्व करना चाहिए। अगेन कह रहा हूँ, वी यूजुअली एक्ट अकॉर्डिंग टू और इन रिस्पॉन्स टू आवर सराउंडिंग्स, आवर सर्कमस्टांसेस एंड द एनवायरनमेंट विच टू अ ग्रेट एक्सटेंट डैश आवर प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्या करता है हमारे विच टू अ ग्रेट एक्सटेंट, क्या करता है, क्या करता है, मॉडिफाइज आएगा, क्वेश्चंस आएगा, क्लैरिफाई आएगा या पेट्रीफाई आएगा। तो क्या करता है, विश टू अवर सराउंडिंग्स, our circumstances and the environment which to a great extent modifies our priorities and objectives, कि हम circumstances और environment की वजह से great extent तक हमारी जो priorities होती हैं, हम जो objectives, mission, vision होता है वो क्या हो जाता है, change हो जाता है, modify हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ होगा, क्योंकि पेट्रीफाई का मतलब भी यहाँ पर है क्वेश्चंस और क्लैरिफाई तो नहीं बनता है यहाँ पर। पेट्रीफाई ऑसिफाई को कहते हैं। ऑसिफाई मतलब किसी चीज़ को स्टोनी सब्सटेंस में चेंज कर देना, फॉसिलाइज कर देना, फॉसिल बन जाना किसी चीज़ का, उसको क्या कहते हैं, पेट्रीफाई। या आप डर में भी पेट्रीफाइड फील करते हैं, बहुत से लोग जम जाते हैं ना, बहुत सी बार डर में क्या होता है, पेट्रिफिकेशन हो जाता है, आदमी हिल डुल नहीं पाता है बहुत ज़्यादा डर जाए तो पेट्रीफाई उस सेंस में भी होता है। तो पेट्रीफाई का मतलब ऑसिफाई या चेंज इनटू अ स्टोनी सब्सटेंस। फिर है थर्ड पैसेज और फाइनल पैसेज इस सेशन का, वायलेंस टेक्स अ हैवी टोल एंड इफेक्ट्स पब्लिक लाइफ। तो यहाँ पर ऑप्शन देख के भी आपको समझ में आ गया होगा कि वायलेंस जो है वैसे भी नेगेटिव ही इफेक्ट डालती है। पूरा पैसेज भी पढ़ेंगे तब भी आपको एडवर्सली या नेगेटिवली ही दिखेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन एडवर्सली ही सही है। वायलेंस टेक्स अ हैवी टोल एंड इफेक्ट्स पब्लिक लाइफ एडवर्सली, नेगेटिवली, अनफेवरेबली। ठीक है, हाई और लो, नोन और अननोन, रिच और पुअर, पॉपुलर और अनपॉपुलर, नो वन इज सेफ और सिक्योर टुडे। आज कोई भी महफूज नहीं है, सिक्योर नहीं है। इट अपीयर्स दैट वन कैन हार्म एनी बडी एट एनी टाइम। ऐसा लगता है कि कोई किसी को भी कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। एट एनी टाइम एंड एट, तो यहाँ पर क्या होगा, एट विल। एट विल एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है जब चाहा, जैसे चाहा, एज वन प्लीजेज और विशेज। तो एट विश नहीं कहेंगे, एट विल ही कहेंगे। यहाँ पर विश और विल के बीच में ही थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। एट स्टिल तो नहीं होता। एट ड्रिल, ड्रिल तो वो होती है मिलिट्री ड्रिल, या किसी चीज़ का आप ड्रिलिंग करते हैं तो वो अलग चीज़ है। अ मैड एंड सैड रैट रेस इज़ ऑन टू मेक मनी एंड डैश पावर एट एनी कॉस्ट एंड बाई एनी मीन्स। एक पागलपन की और सैड रैट रेस यानी फियर्स कंपटीशन हो गया पैसा बनाने में, मेक मनी एंड डैश पावर, क्या, गेन पावर, सिंपली गेन पावर, पैसा पाने की और पावर को पाने के, कैसे भी साम दाम दंड भेद करके। द रिजल्ट इज दैट नो पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप कैन नाउ डैश इनटू क्लेम टू टोटल इन इनोसेंस। और अब जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप जो है कैन नाउ के आगे क्या है, ले क्लेम। तो यहाँ पर इनटू जो है ना, एक्चुअली ये जो है ये पैसेज में तो टीयर 2 में आ गया, ले क्लेम टू होता है यहाँ पर। ये इनटू की कोई ज़रूरत नहीं थी, इनटू मतलब मुझे इनकरेक्ट लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ले क्लेम करता है, यानी कि क्लेम, कोई ले क्लेम नहीं कर सकता, कोई क्लेम नहीं कर सकता।
तो वो उसको कहते हैं ले क्लेम करना। यू कैन नॉट ले क्लेम टू दिस प्रॉपर्टी एज दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू समवन एल्स। You cannot lay claim to the I cannot lay claim to the fact that I am the best English teacher on YouTube। तो ये सारी चीज़ें आप ले क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लेड या लेन या लाई नहीं होगा, ले ही है, सिंपली सिंपल प्रेजेंट में बात हो रही है। नो कैन नाउ, बल्कि एक और चीज़, द रिजल्ट इज़ दैट, हाँ, कैन नॉट ले क्लेम इज़ दैट नो पॉलिटिकल पार्टी, मैं मिस कर गया था, कैन नॉट भी यहाँ पर नॉट आएगा, कैन नॉट ले क्लेम टू, एक तो नॉट आएगा और एक इनटू कटेगा यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा चेंज भी है। क्लेम टू टोटल इन इनोसेंस इन सो फार एज डैश ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इनोसेंट पर्सन फॉर पर्सनल और पॉलिटिकल गेन्स इज कंसर्न, इन सो फार एज डैश ऑफ। तो देखिए डैश ऑफ वायलेंस, वायलेंस एक नाउन है, तो इससे पहले भी नाउन आना है। अब वैसे तो सारे ऑप्शन ही नाउन है यहाँ पर, तो यहाँ पर परपिट्रेशन होता है, परपिट्रेशन ऑफ वायलेंस, तो वायलेंस को परपिट्रेट किया जाता है। परपिट्रेट का मतलब किसी चीज़ को कमिट करना, मतलब किसी चीज़ को करना, लेकिन परपिट्रेशन एक ऐसा वर्ड है कि जो वायलेंस या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी, हार्मफुल एक्टिविटी को ही परपिट्रेट करना कहते हैं। हम यूजुअली हम जैसे कमिट अ वायलेंस भी कह देते हैं, लेकिन हम परपिट्रेट अ वायलेंस इस्तेमाल करते हैं, परपिट्रेट अ वायलेंस या परपिट्रेट या अ जेनोसाइड। तो किसी चीज़ को, क्रिमिनल एक्टिविटी को कमिट करने को क्या कहते हैं, परपिट्रेट करना, परपिट्रेशन। तो यहाँ पर परपिट्रेट तो वर्ब होता है, तो यहाँ पर उसका नाउन आना था, यानी कि परपिट्रेशन ऑफ वायलेंस। तो इस तरीके से यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। तो आई होप आपको ये 3 हमने पैसेजेस आज पढ़े फॉर द फर्स्ट वीडियो, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू भी करेंगे और भी वीडियोस डालेंगे। आई होप आपको जो मैंने आज समझाने की कोशिश की है क्लोज टेस्ट में थोड़ा डिटेल में, वो आपको समझ में आया होगा। और जो चीज़ें आपको लगती हैं कि और चीज़ें क्या क्लैरिफाई करने की हैं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि अगर लगे कि इससे डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए क्लोज टेस्ट को, तो उससे डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ मुझे लगता है मैंने सफिशिएंटली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है क्लोज टेस्ट को। और इसमें यही है, मेरी वीडियो वो ज़रूर देखिए जो मैंने क्लोज टेस्ट की स्ट्रैटेजी वीडियो बताई थी, हाउ टू सॉल्व अ क्लोज टेस्ट, उससे आपको काफ़ी आइडिया होगा। अगर उसको देखने के बाद आप इस वीडियो को और आने वाली वीडियोस को देखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं आपको, मतलब जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उसको ज़रूर देखिए, जिन्होंने देख लिया तो उनको अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था उस वीडियो में, और मैंने आपको इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाया है इस वीडियो के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने इनपुट्स और अपने रिस्पॉन्सेस दे सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए, अगेन जैसे मैं बार बार कहता हूँ, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी। वो पढ़ाई करते रहिए, अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी ही है जो सिलेक्शन दिलाती है, अच्छा स्कोर लाती है। वीडियोस सारी चीज़ें सप्लीमेंट्री होती हैं। तो इसी नोट पे क्या आप मेहनत करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, दिलो जान से करते रहेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम्स में। गुड नाइट एंड टेक केयर।